हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कन्वेक्स लेंस की पावर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट गिवन है कि जब इसको वाटर में इमर्स कर देंगे तो उसकी जो पावर है डिक्रीज़ हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी या जीरो हो जाएगी या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट इनटेक हुआ है एयरफोर्स का उसमें पूछा गया था, तो आपको रटना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स को आप अगर समझ के आप करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका इन फ्यूचर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला आप पावर का रट के गए थे, एग्जाम में फोकल लेंथ का आ गया। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। बस आप इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेट होकर देखना, ठीक है। तो एक लेंस है, चलो लेंस बना लेते हैं। दो कंडीशंस हैं। एक हमने लेंस बनाया जब वो एयर में था, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं वो जो है कन्वर्ज कर रहा होगा, तो ये मैंने एक कंडीशन बना ली एयर की आपको समझाने के लिए। बाकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस मैं आपको यही बोल सकता हूँ, बस आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देखना, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन बना ली जब वो वाटर में इमर्स कर दिया गया, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि विजुअलाइज करके अच्छा समझ में आता है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर वाला, वो वही होगा जो गिलास का कितना होता है 1.5, क्योंकि रिस्पेक्ट में एयर का रखेंगे 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब उसको हमने वाटर में इमर्स कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, गिलास का होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर का होता है 1.3। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 1.5 से जो है छोटा आएगा। क्या आएगा, 1.5 से छोटा। यानी कि जब वो एयर वाली कंडीशन थी, इस कंडीशन फर्स्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है कंडीशन इसके। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब ये जो है वो सघन है, यानी कि ये डेंसर है और ये रेयरर है। अब बस यही समझना था, अब आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। इसका मतलब हमने ये देख लिया, ये जो है जब एयर में था तब जो डेंसर था और इसमें रेयरर विरल हो गया। तो जब ये घना का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही घना होगा, सघन होगा। तो जब ये रेयरर हो गया मतलब अब की बार तो और कम बेंड करेगा, तो अब की बार और आगे बेंड करेगा जाके, क्योंकि अब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कंडीशन में कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर यहाँ बेंड हो गया था वो यहाँ पे कन्वर्स हो गया था, तो अब की बार अब क्योंकि विरल हो गया है मीडियन, तो फिर और आगे जाके बेंड करेगा। यानी कि ये आगे जाने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। जब उसको वाटर में इमर्स करा तो फोकल लेंथ बढ़ गई, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है पावर के, इसलिए पावर घट जाती है। पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। आशा करता हूँ कि इस तरह से अगर विजुअलाइज करके आप समझोगे तो इन फ्यूचर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में इमर्स करने पर डिक्रीज हो जाएगी। अभी जो रिसेंट इनटेक हुआ था एयरफोर्स का, उसमें जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो डिमांड थी फिजिक्स को लेके, वो डिमांड आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू मैं रखने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाओ। एग्जामिनर जो चीज़ें पूछ रहा है उनको पहले प्रिपेयर करो, ठीक है, जिससे हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। तो अभी मैंने देखा 5 तारीख की शिफ्ट में 6, यानी कि जो 4 से 8 नवंबर में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में प्लेन मिरर का क्वेश्चन आया। तो कितने तरीके के प्लेन मिरर के और क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। जैसे सबसे बेसिक बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं क्या वो रियल होता है, तो ये चीज़ तो आप याद रखो ही रखो। सबसे बेसिक कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म होता है, वो आपका वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, वो रियल नहीं होता है। सबसे पहले सीधा तो होता है, ये सब जानते हैं। अब इससे और क्या कहेगा किसी एक सर्टेन एंगल पर 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी भी पूछा भी गया था। तो कहेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस, हाउ मैनी इमेजेस विल कंस्ट्रक्ट। तो इस तरह से हमें क्या याद रखना है, अगर जो एंगल दिया हुआ है, सपोज 2 प्लेन मिरर हैं, उसने कहा है कि किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आप पहला काम क्या करना कि 360 डिग्री से उस एंगल में डिवाइड करके देखना। अगर ये चीज़ आपकी ऑड आ रही है, ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया और आपका ऑड आ गया तो फिर आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको डिवाइड किया और आपका इवन आ गया, ठीक है, कोई इवन नंबर आ गया, जो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कटते हैं, अगर इवन आ गया तो आप एक घटा के लिख देना। क्या लिख देना, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। सबसे बेसिक बात। और अभी क्या है कि आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो कि सर कई बार तो केवल 360 बटे थीटा -1 उस कंडीशन में भी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, आप अननेसेसरी परेशान मत हो। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, उन्होंने कभी ये क्लियरली नहीं बोला है कि वो सिमेट्रिक थे या नॉन सिमेट्रिक। मतलब अगर क्या है कि जो इमेज रखी है, मान लो अगर 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अगर वो 36 ये उसने क्लियर कर दिया कि ये 36 हैं, सिमेट्रिक हैं, या ये आपका 30 है, ये 42 है, तब वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। बेसिकली आपको अभी कितना याद रखना है कि 360 बटे थीटा आपका होगा। अगर ये आपका इवन आ जाता है तो एक घटा के लिख देंगे, -1 कर देंगे। अगर ऑड आ जाता है तो फिर हमारा यही आंसर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। आपको ये समझना है कि मेरा डोमेन कितना है। एयरफोर्स जो चीज़ें पूछ सकता है, जैसे एक प्लेन मिरर है, वो कहेगा कि एक पर्सन की हाइट है सपोज
20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो उसको अपना पूरा आपका इमेज देखने के लिए कितना हाइट का प्लेन मिरर मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी आधी ऊंचाई का प्लेन मिरर अगर होगा तो वो अपनी इमेज पूरी देख पाएगा, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर का अगर होगा प्लेन मिरर तो वो उसको कम्प्लीटली देख पाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि एक प्लेन मिरर के सामने कोई एक रेस लगा रहा है, अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगा रहा है तो वो उस मिरर में, उस प्लेन मिरर में उसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, यानी कि उस कितनी अपीयर होगी। तो वो डबल अपीयर होती है, उसमें 2 गुना स्पीड से 4, अगर 2 है तो आंसर आपका 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो देखो कौन सा उसमें विकिरण है, इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन में आप लोग अवरक्त कर लेना इंफ्रारेड। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपसे कहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, अवरक्त विकिरण। और अगर आपसे कह दे कि कोहरे में या धुएं में जो पार देखने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए, देन जो आंसर है तब भी आपका इंफ्रारेड रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, तो सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। कहेगा अल्ट्रा वायलेट का यूज़ क्या है, तो मेन यूज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो टूल्स होते हैं उनको बैक्टीरिया फ्री करता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फॉल्स करेक्टिव, अब देखो ये आप लोग ऑप्शन करेंट जो है उसमें बताना कमेंट सेक्शन में कि जो फॉल्स करेंसी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर है वो गामा की होती है, भेदन क्षमता, और फ्रिक्वेंसी भी इसी की सबसे ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं रैंडमली, क्योंकि मैंने एक पोल कराया था अपने चैनल पे कम्युनिटी पे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे वोट आए हैं 7-8 हज़ार। अभी मैं आपको भी पता है कि पिछले जब से इनटेक हुआ तब से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, बहुत सारे रीज़न थे उसके, तो वो सब बताऊंगा। और आपको एक उसी वे में जिस तरह से हम लोग पास्ट में प्रिपरेशन कर रहे थे इन फ्यूचर भी करेंगे। अब देखो फ्लो आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, ऐसे ही आज मैंने 10 क्वेश्चन उठाए करवा दिए, बस क्योंकि स्टार्ट कर दूँ, आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अपना स्टडी टेबल आप लोग सही कर लो और फिजिक्स के लिए एकदम कमर कस के आ जाना, क्योंकि अब बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिजिक्स करवाने वाला हूँ। हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन कराने का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बस आप लोग क्या है कि अभी परेशान मत होना कि आज मैंने मिक्स ले लिए हैं अगर 10 क्वेश्चन, तो क्योंकि बहुत दिन बाद बिगिनिंग करी है तो इनिशिएट मैंने आज कर दिया है, क्योंकि वोट करवा दिया था। बाकी आप प्रिपेयर रहना 1-2 दिन, ये बताने के लिए भी ये वीडियो है कि हम बस बहुत जल्द 1-2 दिन में बहुत अच्छे लेवल से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पे कुछ खास ध्यान देना होता है, जैसे जो कौन सा मिरर यूज करा जाता है जो व्हीकल के साइड जो रियर व्यू के लिए साइड में, तो उसमें आपका कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। मैं आपको इस वीडियो से आपको अगर समझ पाऊँ तो एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको हाई लेवल के चक्कर में नहीं रहना है कि हमेशा हाई लेवल चीज़ें। अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इजी होते हैं और बाकी कुछ मॉडरेट भी होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बेसिक चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये 2 क्वेश्चन और आते हर बार है। अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो आपको देखने को मिल रहे होंगे ENT, ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर, और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत होता है। तो इसमें भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें आपका कनकेव हो जाएगा, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब बहुत सारे बच्चे अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो उनको यहाँ पे कन्वेक्स लेंस भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप सही से एक लाइन पढ़ना, वो डॉक्टर्स के टूल्स के लिए कुछ ऐसे करके देंगे। बाकी नाक कान गले का जो डॉक्टर होता है, तो ईयर नोज थ्रोट का जो डॉक्टर होता है वो आपका जो है माउथ चेक करने के लिए कनकेव का यूज़ करता है, कनकेव मिरर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो देखो कौन सा उसमें विकिरण है, इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन में आप लोग अवरक्त कर लेना इंफ्रारेड। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपसे कहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, अवरक्त विकिरण। और अगर आपसे कह दे कि कोहरे में या धुएं में जो पार देखने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए, देन जो आंसर है तब भी आपका इंफ्रारेड रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, तो सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। कहेगा अल्ट्रा वायलेट का यूज़ क्या है, तो मेन यूज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो टूल्स होते हैं उनको बैक्टीरिया फ्री करता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फॉल्स करेक्टिव, अब देखो ये आप लोग ऑप्शन करेंट जो है उसमें बताना कमेंट सेक्शन में कि जो फॉल्स करेंसी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर है वो गामा की होती है, भेदन क्षमता, और फ्रिक्वेंसी भी इसी की सबसे ज़्यादा होती है इसकी, लेकिन वेव लेंथ जो है वो सबसे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं रैंडमली, क्योंकि मैंने एक पोल कराया था अपने चैनल पे, कम्युनिटी पे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे वोट आए हैं, 7-8 हज़ार। अभी मैं आपको भी पता है कि पिछले जब से इनटेक हुआ तब से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, बहुत सारे रीज़न थे उसके, तो वो सब बताऊंगा। और आपको एक उसी वे में जिस तरह से हम लोग पास्ट में प्रिपरेशन कर रहे थे इन फ्यूचर भी करेंगे। अब देखो फ्लो आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। ऐसे ही आज मैंने 10 क्वेश्चन उठाए करवा दिए, बस क्योंकि स्टार्ट कर दूँ। आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, अपना स्टडी टेबल आप लोग सही कर लो और फिजिक्स के लिए एकदम कमर कस के आ जाना, क्योंकि अब बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिजिक्स करवाने वाला हूँ। हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन कराने का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बस आप लोग क्या है कि अभी परेशान मत होना कि आज मैंने मिक्स ले लिए हैं अगर 10 क्वेश्चन, तो क्योंकि बहुत दिन बाद बिगिनिंग करी है तो इनिशिएट मैंने आज कर दिया है, क्योंकि वोट करवा दिया था। बाकी आप प्रिपेयर रहना 1-2 दिन, ये बताने के लिए भी ये वीडियो है कि हम बस बहुत जल्द 1-2 दिन में बहुत अच्छे लेवल से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन अभी व्हाट्सअप किया था एक बच्चे ने, जब ये इनटेक हो रहा था 6 की सेकंड शिफ्ट में मुझे व्हाट्सअप पे मिला था, जिसमें पूछा गया था कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करा जाता है, एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी या फेज या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस थे। तो देखो अभी मैं मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से आपको मॉड्यूलेशन के डीमॉड्यूलेशन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कराऊंगा। फिलहाल आप इसको एक फैक्ट को समझ सकते हो कि अगर रेडियो में क्या रहेगा कि हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो उन वेव की इंटेंसिटी लॉन्ग डिस्टेंस तक सर्वाइव कर पाए, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी रहता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इस फैक्ट की तरह इसको आप अपनी नोटबुक में फॉर अभी के लिए लिख सकते हो कि आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है भारत में रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए, ठीक है। बाकी मॉड्यूलेशन में बहुत जल्दी जब भी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा तो हर चैप्टर से क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह से आपका, जिसमें जो आपका एंटीना, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कितनी रेंज वो कवर करेगा, एंटीने की हाइट क्या होनी चाहिए। आप टेंशन मत लेना, बस आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, बस आप लोग बने रहना। तो ये क्वेश्चन है, सीरीज क्रम में जोड़े 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 10 और इंडक्टेंस है 10 हेनरी, उसमें क्या है डीसी प्रवाहित हो रही है। ये चीज़ यहाँ से हमें समझनी थी कि डीसी प्रवाहित हो रही है तो इम्पीडेंस फाइंड करना है। देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर डीसी है तो फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। अगर फ्रिक्वेंसी है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, ओमेगा एल। अब ओमेगा होगा 2 पाई फ्रिक्वेंसी एल, यानी कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अगर ये 0 हो गया तो अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि आर का ही वर्गमूल आर स्क्वायर। अब आर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 ही आएगा। तो आंसर कितना आएगा 10। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10 का आंसर कितना आया 10। कैसे आया वो मैंने आपको बताया। अभी नेवी का जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, बहुत खुशी हुई मुझे, बच्चे ने बताया क्वालिटी फैक्टर। मैंने आपको सीधा एक फार्मूला याद करवाया था, और जब भी मैं चैप्टर वाइज ये चैप्टर आपको कराऊंगा तो आपको 4 से 5 फार्मूले कराऊंगा लिमिटेड, जो बहुत पूछे जा रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर कहो या रेजोनेंस की शार्पनेस कहो, उस पर एक क्वेश्चन बहुत बन रहा है, 1/r अंडर रूट एल बटे सी। सीधा इससे शार्पनेस कहे या रेजोनेंस की शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर, इससे फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग परेशान मत होना, ये बस मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रेलर है। बाकी बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज सारी ही क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हर चैप्टर से 30 ऐसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। एल बटे आर, यानी कि जो इंडक्टेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध की जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, अगर वो इंडिविजुअल आपको नहीं भी पता है, वैसे तो पता हो, इन केस नहीं पता है तो ये रिजल्ट फेमस है। अभी इस बार भी आया था, क्या होता है टी एल बटे आर की बेमा बराबर होता है टी की बेमा, ठीक है। और अगर आर बटे एल कर देंगे तो टी की पावर माइनस हो जाएगा। अब देखो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ सर, इतने दिन से तो आप एक्टिव नहीं थे, फिर जब एक्टिव हुए तो वही क्वेश्चन आप कराने लग गए, कोई चैप्टर वाइज नहीं, कुछ नहीं। तो ये वीडियो जो है वो आपको रियलाइजेशन कराने के लिए है कि दिस वॉज द लेवल। आप फेल क्यों हुए, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन। पेपर टफ नहीं आया था, बाकी बस चीज़ें वही आती हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं फिजिक्स में, वो हर साल पूछी जाती हैं, पर उनको पूछने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। तो बाकी बस आपको एक मैसेज है मेरा इस वीडियो के थ्रू कि आपको जो बातें मैं बताता हूँ, जैसे अभी कल से परसों से वीडियो अगर आएगा तो हर चैप्टर से जो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको ट्रस्ट रखना है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं क्वेश्चन के इधर उधर की चीज़ें पूछी जाएंगी,
बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, लेकिन जितना मैं हर चैप्टर से कराऊँ, जैसे 10-10 20-20 क्वेश्चन कराऊँ और जो असाइनमेंट दूँ उनको आप प्रॉपर कर लेते हो तो एयरफोर्स के फिजिक्स में आप फेल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। ठीक है। लेंज का नियम, ये क्वेश्चन, अब लेंज का नियम जो होता है, लेंज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो लेंज इंड्यूस्ड करंट वाला प्रेरण धारा, तो वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो इससे आपने क्या सीखना है कि फिजिक्स की बुक पढ़ानी है, 11th और 12th की जितने कंजर्वेशन, जितने प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, वो किसके, जैसे केपलर का द्वितीय नियम एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग, या रॉकेट एंगुलर लीनियर मोमेंटम, तो ये सारी चीज़ें आप एक बच्चे में क्या फ़र्क होता है एक जीनियस में, कि वो उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर एक कंजर्वेशन का आ सकता है तो फिजिक्स में कुछ ही तो लॉ है, तो क्यों ना 2 घंटे बैठ के उन सारे लॉ को जिस कंजर्वेशन पे वो वर्क करते हैं उनको प्रिपेयर कर लिया जाए। यही मैं आगे कराने वाला हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो, और ट्रस्ट मी गाइज, अभी जो पेपर हुआ था उसमें जितने स्क्रीनशॉट हमें मिले थे, आज का वीडियो सारे उन स्क्रीनशॉट को ही मैंने मर्ज करके टाइप करके फ़ोटो खींच के आपके पास ले आया हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअल वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमें भेजे थे, इस बार के शिफ्ट में बहुत पूछे गए थे। ठीक है। जैसे आपका मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में बहुत फेमस रिजल्ट, अगर ये याद अभी तक आपको नहीं है तो फिर आपको, और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर मेरी प्लेलिस्ट में जो कंटेंट है उसको आप अगर रोज़ नहीं देख रहे हो तो देखने लगो। नए वीडियोस जो आएंगे उनको तो देखना ही है, बाकी आदत बना लो कि एक मेरा वीडियो रोज़, 1 या 2 वीडियोज़ मेरे रोज़ देखने की। ठीक है। क्योंकि मैंने जो उसमें दिया है वो बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, वो ऐसी स्टैटिक चीज़ें हैं जो कभी ना बदलेंगी और फ्रिक्वेंटली पूछी जाएंगी। जैसे 1/√μ0ε0, ये आपका जो होता है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो Lt⁻⁻1 आता है। यही तो हमारा चाल का होता है। चाल प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल को सीप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चाल का होता है, इसलिए ये फेमस रिजल्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक बात बताऊँ, अखिलेश जी कुछ दिनों मेरे चैनल पे जिन्होंने जीएस पढ़ाई थी, ठीक है, तो उनसे मेरा भी कांटेक्ट हुआ है, तो उन्हें अपना एक खुद का चैनल बनाया है जिस पे वो केवल डिफेंस के लिए आपको जीएस पोर्शन कवर करा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो उस चैनल का नाम है मिशन एयरफोर्स नेवी। ठीक है। जैसे ही आप मिशन एयरफोर्स नेवी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी रहते हैं उनके बारे में। तो अगर कोई आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो उनके बारे में आपसे कभी पूछ रहा था, तो उस बच्चे को आप बता देना, ये आपका फ़र्ज़ है कि वहाँ पर जीएस पढ़ाई जा रही है। अगर आप नेवी के एस्पायरेंट हैं या एयरफोर्स बाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे जाके उनसे जीएस पढ़ सकते हैं। ठीक है। उनको भी अप्रिशिएट करना, जिससे आपको वो पूरा कंटेंट जो है फ्री ऑफ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे आपको लगा करे कि ये टीचर में पोटेंशियल है, ये हमें कुछ कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट किया करो यार, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही होगा जो पूरा कंटेंट उसको मजबूर कर देगा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने में। जिससे क्या होगा, जो एजुकेशन का मार्केट बनता चला जा रहा है वो मार्केट पे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आएगा, और बड़े बड़े एडुकेटर में भी कंपटीशन होना चाहिए, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने लग जाएंगे, तो फिर आपका ही इसमें भला है। तो अब इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाया ना करो कि अगर मैं एक अच्छे टीचर को शेयर कर रहा हूँ या एक अच्छे टीचर के कंटेंट को लाइक कर रहा हूँ तो उसमें मेरा लॉस हो रहा है। आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, आपकी फ्यूचर जनरेशन को उससे प्रॉफिट ही होगा। तो आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करना, और अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो वहाँ ज़रूर जाना। बाकी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि कल से या परसों से मैं आपको हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। और गाइज, हम लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जो कुछ है वो कमेंट सेक्शन और आपका अप्रिसिएशन हमें लाइक से ही पता चलता है। तो अगर आप लोग एंथुजियाज्म हो, अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत जल्द हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराना शुरू कर जाएँ, तो फिर इस वीडियो पर 1K लाइक पहुँचा देना। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी जल्दी आप लोग ये काम करते हो उतनी जल्दी आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी हेल्प करोगे और इसी तरह से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर हो जाओगे। जय हिंद।